हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी फिर से वही डेली की तरह दैनिक जागरण आज हम फिर पढ़ेंगे। तो इस समय आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास हमारी डेली चल रही है। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, डेली की पीडीएफ आप तक पहुंच जाएंगी। और आज जानते हैं कि 7 मई है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आप अपना मनोबल भी कम मत कीजिए। आप मत सोचिए ऐसा कि पेपर आपका नहीं होगा। ठीक है, जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर करवाए जाएंगे इसी साल, चाहे लास्ट तक ही क्यों ना हो। उसका कारण है, यदि इस साल भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं करवाती है पेपर, तो अगले साल या नेक्स्ट ईयर उसके पास और ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसको 2-3 शिफ्ट में पेपर करवाना पड़े। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उनके साथ कई क्राइसिस हो सकती हैं उस समय। ठीक है, इसलिए पेपर तो इसी साल होगा। आप ये मत सोचिए कि पेपर नहीं होगा। आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें। ठीक है, आप लॉकडाउन का पालन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप जानते हैं कि कहीं जाना भी नहीं है, तो पढ़ना ही है और कुछ करना नहीं है। आप कितना बैठ सकते हैं, कितना सो सकते हैं, आपने खुद देख लिया होगा। कई दिनों से ये क्या काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। तो ना ज़्यादा नींद आ सकती है, ना ज़्यादा आप बैठ सकते हो कहीं, ना ज़्यादा किसी से बातें कर सकते हो। तो इससे अच्छा एक ही विकल्प बचता है, वो पढ़ाई। पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आपका समय ही कट जाएगा, समय भी कट जाएगा, साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। इस समय देखो आपको करना क्या चाहिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जैसे कि आपका जो सिलेबस है वो तो पढ़ते ही रहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना चाहिए, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं, उस विभाग के बारे में आप चाहो तो बहुत सारा रिसर्च कर सकते हो, या कुछ मोटिवेशन की किताब पढ़ सकते हो, या आप कुछ उपन्यास एकाध ख़त्म कर सकते हो। तो ऐसे में बहुत सारे, नहीं आप जाओ ऑडिबल करके, बहुत सारे ऑडियो आजकल कहानी आ गए हैं, तो आप ऑडियो जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से भी आप कहानियाँ देख सकते हैं। ठीक है, कहानियाँ सुन सकते हैं। कुछ वेब सीरीज है, जैसे कि पंचायत करके वेब सीरीज है, आप उसको देख सकते हो। या भारत के संविधान की कम से कम उसकी मैं मानता हूँ 40 से 50 वीडियो बनी हुई हैं। एबीपी न्यूज़ चैनल पर प्रधानमंत्री एपिसोड आप देख सकते हो। तो ऐसे कई विकल्प हैं जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी और आपका समय भी कट जाएगा, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। किसी और बात की चर्चा ना करते हुए आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर हमारे कि विशाखापट्टनम के बारे में आज हमें चर्चा करना है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में आपने देखा कि गैस त्रासदी हुई। ठीक है, जिसके कारण काफ़ी लोग प्रभावित हुए। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, गैस त्रासदी के बारे में। आखिर गैस त्रासदी हुई कैसे? ठीक है, कौन सी गैस की वजह से इतने लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। ठीक है, इसके साथ और भी कौन सी गैस त्रासदी जुड़ी हुई है, और भी हमें क्या पता होना चाहिए। देखो, ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जब भी कोई बहुत ज़्यादा हादसा होता है या बहुत ज़्यादा चर्चा में कोई विषय आता है, तो आप समझिए इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस समय हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, मैंने आपसे बता दिया कि आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक की फैक्ट्री में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई, और काफ़ी ज़्यादा लोग, 1000 से ज़्यादा लोग, 2000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, इसमें जो एक तरह से जो कितने लोग दायरे में आ चुके हैं, एक मिनट दोस्तों, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो रहने वाले गांव हैं वो लोग भी दायरे में आ गए हैं। हज़ारों से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। करीब 2 दर्जन से लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर है जो वेंटिलेटर पे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कल शायद। ठीक है, अगर नहीं भी देखा तो मैं आपको सारा कुछ अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़रूर। ठीक है, आप चाहे कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ के राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जगन मोहन रेड्डी, जो कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री मैं इन्हें मानता हूँ। उसका कारण है दोस्तों,
इन्होंने जब जीते थे, जब उस समय इनका चुनाव मतलब इनके यहाँ चुनाव हुआ था, जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने क्या किया, हर एक जाति और हर एक समुदाय से इन्होंने कम से कम 4 मुख्यमंत्रियों 4 उप मुख्यमंत्री इनके पास आए। तो भारत के सबसे बड़े एक तरह से जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में ही हैं, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री मेन है, सीएम, ठीक है। इनके साथ अन्य चीफ वाइस भी हैं, वाइस चीफ भी हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। उप सीएम भी हैं, आप समझ सकते हैं, 4, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने एक चीज़ ये भी ऐलान किया है कि पर परिजनों जिनकी मौत हो रही है पर करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए हम देंगे, ठीक है, जो इनसे प्रभावित हुए हैं, जिनकी मौत हुई है। और साथ ही साथ इनके लिए जो भी सुविधाएं होंगी, मैं उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराने की प्रयास करूंगा, और कराया भी जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, हमें एक चीज़ ये भी याद होना चाहिए, आज हमें इस गैस की त्रासदी से आज हमें याद आना चाहिए कि अब हमें याद आना चाहिए 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी भी 1984 में हुआ था, जिसके कारण 3000 से अधिक बच्चे एक तरह से डेथ हो गई थी, 14 से 15,000 लोगों को एक तरह से संक्रमित पाए गए थे, यानी कि एक तरह से घायल एक तरह से संक्रमित हो गए थे, इससे मतलब इस हादसे से प्रभावित हो गए थे। बाकी भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जिसके कारण अभी कोर्ट में एक तरह से उसका ट्रायल भी चल रहा है और अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं आ पाया है, ठीक है। कुछ लोग इससे जो प्रभावित हुए हैं मांग कर रहे हैं कि हमें एक तरह से कुछ पैसे दिया जाए, कुछ मुआवजे के तौर पर दिया जाए, ठीक है। हमारे बच्चे, जिनके बच्चे मतलब एक तरह से डेथ हुई है और कई लोग इनसे प्रभावित हुए थे उस समय, तो और भी कई समस्याएं आई थी, जैसे लोग घर को छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण उनके पशु यानी कि उनके खाद्य पान पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी गलती जब लोगों की होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि थोड़ा से गैर जिम्मेदाराना भी से माना जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर एक कंपनी में क्या होता है, जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिस होती है, या इन्वेस्टिगेटर एक ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना। हमेशा कंपनी में जो भी कंपनी है, जैसे कि मान लो एक गैस की कंपनी थी, तो एक गैस की कंपनी में गैस से संबंधित एक इनका खुद का एक टीम होगी, जिसका काम है हमेशा गैस को चेक करना, गैस की हर एक मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी कंपनी को चेक करना, कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ पर नहीं। दूसरी चीज़ें, मैं इनको एक चीज़ ये भी मानता हूँ कि इन्होंने एक गलती ये भी किया था कि कभी भी अलार्म सिस्टम को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लगाया गया था, बस उतने ही। इसके ऊपर कंफर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कल न्यूज़ चैनलों में, ठीक है, अभी मुझे भी एक तरह से पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने क्या कि अलार्म सिस्टम पूरे आसपास 4 से 5 किलोमीटर में लगाया था, या वहीं पर लगाया था, या लगाया ही नहीं था। इस बात की अभी भी एक तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, इसमें अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। इसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार खुद इसको संज्ञान ले रही है अपने, ठीक है। तो काफ़ी ये चर्चा का विषय है और एक तरह से दुखद घटना भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि इस समय कोरोना का एक तरह से काल चल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे भी देश में प्रभावित मिल रहे हैं। इससे एक ये बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि ये विश्व के लिए भी माना जा रहा है। इसको मीडिया कवर भी, यानी कि विश्व की जो मीडिया कवर है, जैसे कि आप अमेरिका, रूस, जापान, जितने भी देश हैं, वो लोग भी इस महामारी या इस त्रासदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो लोग भी यही बता रहे हैं कि कोरोना के समय में आज भारत की एक सबसे बड़ी चूक है, ठीक है। इससे थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना भी इसे माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अन्य देश जब दूसरों देशों को देखते हैं तो वो सीधा कंपनी पर ना होकर बल्कि वो सीधा भारत, उसकी सरकार पर ही फोकस करते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें काफ़ी लोग, यह एक सुबह की फर्मा कंपनी के प्लांट में हुआ था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्टायरिन गैस के लीक होने से हादसा जो हुआ है, स्टायरिन गैस है क्या, और इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। स्टायरिन गैस की बात करें, स्टायरिन गैस शरीर पर असर खतरनाक पड़ता है। स्टायरिन गैस का शरीर पर असर जो होता है काफ़ी खतरनाक असर पड़ता है। इस गैस के संपर्क में आने से अब क्या क्या होता है समस्याएं, इस गैस के संपर्क में आने से सांस लेने में परेशानियां होने लगती है। व्यक्ति को किस में परेशानियां होने लगती हैं, सांस लेने में,
शरीर में रैशेज जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है, आँखों में जलन होने लगती है, उल्टी और बेहोशी जैसे भी दिक्कतें होने लगती है। तो काफ़ी इससे एक समस्याएं भी हो सकती है कि जान भी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में और भी। कल मैंने कुछ डॉक्टरों के सलाह भी देखे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कंसल्ट किया था। ठीक है, हमें अगर गैस जैसे चीज़ें आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, इसके बारे में भी आज मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि स्टायरिन गैस जो होती है ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है सबसे पहले तो सांस लेने में इसके परेशानी हो जाती है, व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, उल्टी और बेहोशी जैसे दिक्कतें होने लगती है। और यहाँ तक ऐसे ही नहीं बल्कि यह जान भी ले सकती है, जान लेने में भी यह सक्षमता निभाती है अपने में। ठीक है, दूसरी चीज़ें अब आइए जानते हैं कि कैसे बनती है स्टायरिन गैस। स्टायरिन गैस का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, स्टायरिन गैस एक खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों, मतलब कि स्टायरिन गैस खतरनाक गैस अपशिष्ट पदार्थों की वजह से यह बनती है। प्लास्टिक, पेंट, टायर जैसे आदि चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टायरिन गैस जो है, स्टायरिन गैस जो है यह गैस अपशिष्ट पदार्थों की वजह से बनती है, जो कि सबसे खतरनाक है। और इसको किसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयुक्त किया जाता है, तो यह प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है, टायर जैसी चीज़ों में बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह बनती कैसे है दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बनती कैसी है। इन्हीं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन्हीं से यह गैस बनती भी हैं। ठीक है, इन्हीं से यह गैस बनती भी हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं, टायर वगैरह हैं, तो इन्हीं से यह गैस बनती भी है और इन्हीं को बनाने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर स्टायरिन गैस है क्या दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि स्टायरिन गैस शरीर में जाने से जलन भी होने लगती है। सबसे पहले जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग पे सबसे ज़्यादा यह असर डालता है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक साबित होता है वो बच्चों के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बुजुर्गों के लिए और एक तरह से जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है सबसे ज़्यादा। वैसे तो ये सभी के लिए, आप ये मत सोचिए कि हाँ सिर्फ बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को देखकर नहीं ये करेगा कि हाँ ये बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, इनको हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे, सभी को कर देगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो बच्चों में और बूढ़ों के लिए देखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ अब स्टायरिन गैस ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टायरिन गैस उन्हीं से मिलता है या उन्हीं में ही प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। स्टायरिन गैस एक सिर्फ गैस तक ही सीमित नहीं है, या सिर्फ एक गैस ही नहीं है, बल्कि यह सॉलिड या लिक्विड के रूप में भी किसी भी चीज़ में मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, या ठोस के रूप में भी मिल सकती है, लिक्विड के रूप में भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि चीज़ में भी मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ प्लास्टिक और जो अन्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उन्हीं से बनती है, बल्कि ये सॉलिड यानी ठोस रूप में भी मिल सकती है, लिक्विड रूप में किसी भी चीज़ में हम मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये फलों में भी मिलती है, फलों में भी ये मिल जाती है, सब्जियों में भी मिल जाती है। देखो ये हमारा, ये मेरा इसमें कोई भी इनपुट मैंने नहीं डाला है, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। ठीक है, तो वहाँ का ये डेटा मैंने यहाँ पर कट पेस्ट किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अपना इनपुट वहाँ पर नहीं डालता हूँ। ठीक है, मैं स्रोत कहीं ना कहीं से लेता हूँ जिससे कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अगर कोई एक तरह से सवाल भी उठाए तो उसके मैं सवाल का जवाब भी दे सकूँ और उस व्यक्ति को मैं दिखा भी सकूँ कि यहाँ से आर्टिकल एक उठाया गया था, कट कॉपी किया गया था, तो फिर आप जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, या फलों में भी मिल सकता है, सब्जियों में भी, मूंगफलियों में भी, और यहाँ तक कि मांस में भी यह मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो इसका असर होता है बेहद कम होता है, जिसके कारण हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं होता है। यहाँ पर जो असर इसका होता है बेहद कम होता है, बिल्कुल नाम मात्र का होता है, जिसके कारण कोई समस्या हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि इससे क्या क्या हो जाता है, इसके संपर्क में आने से फिर एक गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर के नाक में पहुंच जाती है या मुंह में छूने से भी जा सकती है। स्टायरिन गैस एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो स्टायरिन गैस है
जो स्टायरिन है एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते ही यह गैस बन जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, स्टायरिन एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। स्टायरिन एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते ही यह गैस बनकर उड़ जाती है और गैस बनकर एक तरह से लोगों को प्रभावित करने लगती है। अब थोड़ा सा एक चीज़ ये भी मैं आज आपको बताना चाहूँगा, अभी गैस के बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखो, अगर गैस आपको मान लो कहीं पर गैस रिसाव हो रहा है और आपको पता चल गया, सबसे पहले आपको अपने घरों में भागना चाहिए। ठीक है, इसके बचाव के कुछ मैं बिंदु बता दूं ताकि आप लोग कभी भी ऐसा कुछ आपके सामने कोई परिस्थिति आए तो आप भी इसका सामना करने में सक्षम रहें। सबसे पहले आपको जाना चाहिए, कोई भी घर हो, आसपास जो भी घर हो या आपका घर वहीं पर है तो आप घर में जाइए, जो सबसे अंदर कमरा हो उस कमरा को बंद करिए और चारों तरफ से उस कमरे को पैक कर दीजिए। यहाँ तक कि खिड़कियों में आप टेप भी लगा दीजिए, बिल्कुल भी एक तरह से हवा ना आए। हवा आएगा तभी गैस हमारे यहाँ इंटर कर पाएगी। पहली चीज़ें हो गई, ये तो पहला बचाव हो गया। दूसरा बचाव ये भी बताया गया है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप चाहो तो जो कपड़ा हो आपके पास या रुमाल हो, या मान लो आपके पास कोई कपड़ा नहीं है या आपके पास रुमाल नहीं है, तो आप अपने शर्ट को एक तरह से निकालिए और फाड़िए और उसको पानी में भिगोइए और अपने ऊपर रख लीजिए। ठीक है, अपने मुंह को ढक लीजिए जिससे कि गैस नहीं आ पाएगी, इंटर नहीं कर पाएगी आपके मुंह में। मेन जो होता है आपके सांस लेने यानी नाक से ना जा पाए कोई चीज़, नाक से और मुंह से अगर नहीं जा पाता है यानी कि हमारे बॉडी के अंदर इंटर ना कर पाए, बस कोई भी चीज़ें होती है। जैसे कि आज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में अगर टच हो जाएगा तो हमें तुरंत कोरोना वायरस हो जाएगा। हमारे बॉडी में कहीं पर भी यदि कोरोना वायरस टच होता है तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप हाथ को सिर्फ एक तरह से नाक को मत टच करिए और मुंह को मत टच करिए, और एक तरह से जब भी खाना खाएं आप अपने हाथ को स्वच्छतापूर्वक धुल लें, उसके बाद ही आप खाना खाएं। दूसरी चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पहला विकल्प मैंने आपको क्या बताया, आपको घरों की ओर भागना चाहिए और घरों में सबसे अंदर कमरे में जाना चाहिए, खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें मैंने आपको ये बताया कि आपको कपड़ा भिगोकर अपने चेहरों को ढक लेना चाहिए। ठीक है, मान लो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम रास्ते में हों तो हमें, और गैस जैसी समस्या क्योंकि ये कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस ये घर के आसपास, ये कहीं पर भी हो सकता है। आप रास्ते में जा रहे हो और वहाँ आसपास कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर गैस रिसाव हो चुका है तो आप घरों की ओर भागते भागते आप इससे प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सीधा क्या करिए, अपना कपड़ा लीजिए, आपके पास जो भी कपड़ा हो उससे आप अपने आप को भिगो कर ढक लीजिए। ठीक है, इसका विकल्प एक और भी बताया गया, मान लो सपोज दैट आपके पास नहीं है, आपके पास वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, तो इसका एक और विकल्प बताया गया है जो कि आज से नहीं बल्कि यह प्राचीन काल से विकल्प बताया जा रहा है। जो हमारा मूत्र होता है यानी कि जो यूरिन होता है उसको भी आप भिगाकर अपने मुंह पर रख लीजिए। ठीक है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जान बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार होगा और हम क्या सोचेंगे या लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों पर आप कभी भी फोकस मत करिएगा। ठीक है, जब आपकी जान की बात आ जाए तो, या किसी की भी जान की बात आ जाए तो ऐसी चीज़ें करना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे पास बस में हो उन सभी विकल्प को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शायद आपको स्टायरिन गैस के बारे में पता चला होगा और स्टायरिन गैस की क्या समस्याएं थी। देखो, जो एलजी पॉलीमर एक कंपनी है, वहाँ पर मैं कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, उस कंपनी का नाम था एलजी पॉलीमर। ठीक है, शायद मैं इसके बारे में और भी आपको एक आर्टिकल लेकर आऊँ आप सभी लोगों के लिए, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के साथ साथ मैं एलजी पॉलीमर कंपनी के बारे में भी मैं लेकर आऊँ आपके पास, ताकि आर्टिकल लेकर आऊँ इस कंपनी का गठन कब हुआ था। ठीक है, इसमें क्या इसका और भी उद्देश्य है और इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में भी मैं चर्चा हो सकता है करूं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ज़रूर मैं इस पर जल्दी प्रयास करूंगा। जैसे कि मैंने एक चीज़ और, नेक्स्ट आर्टिकल है आपके सामने, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें 14,800 यात्रियों को विदेशों से भारत में लाने जाने की बात चल रही थी, लेकिन जो कि अभियान अभी शुरू भी हो चुका है। पहला जत्था आप अबू धाबी में आप देख सकते हैं, दुबई से विमान को स्वदेश लाने के लिए एक तरह से भेजा गया था और आ रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये बताया था कि ध्यान देने वाली बात आपको ये है
वहाँ से जो विदेशों से अपने देश में लाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है जो कोरोना वायरस से बिल्कुल भी संक्रमित नहीं है, दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है, उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है। अगर बिल्कुल भी थोड़ा से भी अगर लगता है, भारत सरकार या जो भी गए हैं लेने के लिए, या हमारी जो टीम है, या एक तरह से जो एयरपोर्ट पे लोग चेक करने वाले हैं, अगर उनको थोड़ा सी भी आशंका दिखाई देती है, थोड़ा से भी नाम मात्र का भी यदि आशंका दिखाई देती है, बिल्कुल भी उन्हें नहीं लाया जाएगा। आप ये समझिए। तो उन्हीं लोगों को लाए। वंदे भारत मिशन आपको याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ हमारे यूपीएससी के क्वेश्चन में आएगा या एसएससी के क्वेश्चन में। आप भारत के कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोरोना वायरस से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप ये समझ कर रखिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप अपने आप को ये मत सोचिएगा कोरोना वायरस से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। कोरोना वायरस से एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं। और ख़ास तौर से मैं आगे चलकर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। कोरोना वायरस में जो भी अभी तक घटनाएं हुई हैं उनकी एक सीरीज में लेकर आऊँगा, ताकि आपको पता चल पाए क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, राजनीतिक में क्या बदलाव हुआ, और आर्थिक रूप से शिक्षा की पद्धति में क्या बदलाव हुए हैं। ऐसे कई चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, और कौन कौन से अभियान चलाए गए। ठीक है, थोड़ा से और आगे जाने दें और देखते हैं आगे क्या होता है, फिर इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए गए भारत सरकार द्वारा। तो इन सब सारी चीज़ों पर मैं प्रयास करूंगा कि कुछ वीडियो लेकर आऊं, जिससे कि आपको पता चले कि अभी जो 30 से 40 दिनों का जो लॉकडाउन रहा, जो थर्ड स्टेज का लॉकडाउन चल रहा है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा से कमेंट और देखा करें। जैसे वीडियो डेली कभी कभी कठिन वीडियो आ जाती है, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग वीडियो को इग्नोर करने लगते हैं, नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है तैयारी करना, तो आप चाहे कठिन हो या सरल हो, सभी को आपको पढ़ना है, सारे सिलेबस आपको पढ़ना है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। यदि आप इससे भागते हैं तो फिर समझिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इस समय तो आपके पास समय भी है। अभी तक अगर आपके पास समय ना होता तो मैं मानता हूँ कि आप सिर्फ उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को कवर करते जिससे कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में आएंगे। देखो, सिलेबस में कुछ भी आ सकता है, सिलेबस दिया गया है तो आप किसी प्रकार का ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें। और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी प्रतिक्रिया अपनी देते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहते हैं, करते हैं, मैं उन लोगों को एक तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, मेरा ही इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, पर्सनली और व्यक्तिगत मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक अपने आप का जुड़ाव महसूस होता है। आप समझिए कि जैसे कि हमारे आप में एक जुड़ाव सा बना हुआ है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन मेरी वीडियो देखता है, और आप सिर्फ जानते हो बस कि मैं सर की वीडियो देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कौन वीडियो देख रहा है। लेकिन एक जुड़ाव सा रहता है कि हाँ, मेरे ऊपर इतने लोग हैं, मुझे डेली वीडियो देना चाहिए, आप तक क्लास मुझे पहुंचाना चाहिए। ठीक है, एक जिम्मेदारी बन जाती है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। और इससे क्या होता है, कंटेंट को और अच्छा एक तरह से हम एनालाइज करते हैं और लाने का अच्छा प्रयास करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भारी संख्या में आप जुड़ते हैं, तो इसमें ये मत सोचिए कि मेरा कोई फ़ायदा है। आप समझिए कि आप जितने लोग भी जुड़ेंगे आप सभी का फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ थोड़ी सी अपना एक फ़ायदा ये होगा कि हाँ, लोगों का जुड़ाव हुआ, और जिससे कि हमारी एक तरह से प्रसिद्धि बढ़ी, एक तरह से इतना भी आप समझ सकते हो। ज़्यादातर मैं जो भी काम करता हूँ अपने नाम के लिए करता हूँ, मतलब कि एक तरह से, और लोगों की मदद करता हूँ, तो इससे अपना एक तरह से नाम भी होता है, और लोगों से जुड़े रहने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइए अब ख़त्म करते हैं यहीं पर अपना इस क्लास को, द एंड करते हैं। और आपसे मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि कोई और वीडियो पर मुझे कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक को सर लेकर चलना चाहिए, तो आप अपना ज़रूर कमेंट दिया करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, आप इस सब्जेक्ट का आप वीडियो लेकर आइए, या इस टॉपिक का वीडियो मुझे बना कर दे दीजिए, यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है। तो उसका मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप तक वो वीडियो पहुँचे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप ज़रूर हमसे शेयर किया करें। ठीक है, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, पर्सनली तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, जो आपके पढ़ाई से संबंधित, जो आपकी स्टडी से संबंधित है, उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाए यहीं पर, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस बात की तो मैं
दावा भी करता हूँ, आप भारत की कोई भी परीक्षा के एग्ज़ाम की यदि आप मेरे तक टॉपिक पहुँचाते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए, मैं 110% कहता हूँ कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रवीण सर का दावा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।